Welcome dear friends, Laksha Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular session, we are going to discuss about a new chapter that is P block elements. And P block elements carries 5 marks in RBC board exam. First of all, we deal with the 15 group elements, that means nitrogen family. Do not forget like this session. शेयर दिस सेशन विद योर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन 15 ग्रुप एलिमेंट। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी 15 ग्रुप एलिमेंट है उसको आप क्या बोल सकते हो, निकोजन फैमिली भी बोल सकते हो। और इसका जो स्टार्टिंग जो एलिमेंट है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। और 15 ग्रुप एलिमेंट में नाइट्रोजन के बाद में एलिमेंट आता है फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमोनी, देन बिस्मिथ। इस टाइप के जो एलिमेंट है मीनिंग नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ, ये एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं 15 ग्रुप से। ये जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NH2 NP3। पी ब्लॉक एलिमेंट है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कौन से एलिमेंट होंगे, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल इज नॉन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP3। अब यहां से इंपॉर्टेंट थिंग क्या है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी ग्रुप में मूव करते हो अप टू डाउन तो कीप इट इन माइंड, साइज है क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसकी वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मेटेलिक कैरेक्टर है वो ग्रुप में ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये कुछ जनरल थिंग्स है जो आपके माइंड के अंदर अभी से सेट होनी चाहिए कि जब भी आप ग्रुप के अंदर मूवमेंट करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है और मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो भी क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो यहां से आपको ये एक पॉइंट बनेगा, एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, मीनिंग नाइट्रोजन है वो अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता है, उसी को आप बोलते हो एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो उसके क्या क्या रीजन है, तो रीजन ये हो जाएंगे कि नाइट्रोजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, मीनिंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, स्मॉलर साइज। और ये जो नाइट्रोजन है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स लाइज करते हैं उनके पास क्या होता है, डी जो ऑर्बिटल है वो एब्सेंट होता है। तो ये 4 रीजन आपको मेंशन करने हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के लिए, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, स्मॉलर साइज एंड एब्सेंस ऑफ ए वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये जो एनामेलस बिहेवियर है और नाइट्रोजन के लिए भी सेम 4 फैक्टर आपको मेंशन करना है। इसी टाइप से ऑक्सीजन के लिए भी 4 आपको ये फैक्टर मेंशन करना है और इसी टाइप से फ्लोरीन के लिए भी आपको सेम फैक्टर मेंशन करना है। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं कि पहला जो प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है। यहां से एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, मीनिंग जो नाइट्रोजन है वो एनामेलस बिहेवियर शो करता है, इसके पीछे कौन से जो फैक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर तो क्या हो जाएगा 15 ग्रुप में, नाइट्रोजन उसकी क्या होती है, स्मॉलर साइज है। नाइट्रोजन है अप टू डाउन अभी मैंने बताया मूव करती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डील करोगे 15 ग्रुप एलिमेंट में तो हायर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। तो यहाँ पर देखिए एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के लिए फैक्टर कौन कौन से होगी, स्मॉलर साइज हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एब्सेंस ऑफ ए डी ऑर्बिटल। मीनिंग ये 4 फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ ए नाइट्रोजन। यहां पर अगर आपसे ऑक्सीजन पूछे एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, अदरवाइज एनामेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, तो सबके लिए आप ये 4 जो फैक्टर है वो सिमिलर आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो।
नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नाइट्रोजन हैविंग यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एटम हैविंग स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीनिंग नाइट्रोजन के पास क्या होती है, यूनिक एबिलिटी है, यूनिक प्रॉपर्टी है। मीनिंग क्या करता है नाइट्रोजन, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कौन से मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। या तो खुद के साथ बनाएगा मीनिंग विद इटसेल्फ, अदरवाइज अदर एटम। लेकिन अदर एटम आएंगे, उनकी जो क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उन एलिमेंट का या एटम का स्मॉल साइज होना चाहिए और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जिसे यहाँ पर एग्जाम्पल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाइट्रोजन की मिड में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये वाला वन तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, और ये जो आपके पास टू बॉन्ड है वो कौन से होंगे, पी पाई ओवरलैपिंग से इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी टाइप से जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से किससे कनेक्ट हो सकता है, ऑक्सीजन से कनेक्ट हो सकता है। तो देखिए नाइट्रोजन वो क्या कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि इसकी यूनिक एबिलिटी है। और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन देखिए जो अदर एलिमेंट है वो अब की बार कौन सा आया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। तो ये आपको माइंड के अंदर अभी सेट रखना है कि नाइट्रोजन के पास क्या होती है, यूनिक एबिलिटी है, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। या तो इटसेल्फ मीनिंग खुद के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा मल्टीपल बॉन्ड, अदरवाइज अदर एटम भी हो सकता है। लेकिन अदर एटम में तो उनके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, उनका स्मॉल साइज होना चाहिए एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वाला देखिए, हेवियर एलिमेंट का मीनिंग कौन सा हो गया, नाइट्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है, मीनिंग फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया और बिस्मिथ हो गया, ये वाले एलिमेंट्स कौन से, हेवियर एलिमेंट। तो ये जो हेवियर एलिमेंट है ना, ये पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हेवियर एलिमेंट डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बैक बॉन्डिंग। अब इसका रीजन क्या है कि ये वाले जो हेवियर एलिमेंट है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर लार्ज एंड डिफ्यूज। नॉर्मल सी बात है कि अगर इनका एटॉमिक साइज क्या है, हाई है, तो एटॉमिक इनका ऑर्बिटल भी क्या होगा, लार्ज होंगे। और जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स लार्ज होती है वो कैसी रहती है, डिफ्यूज रहती है। अगर वो डिफ्यूज रहेंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल लार्ज है तो उनकी मिड में क्या नहीं होगा, नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। और जब भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहां पर आपके फिर मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि जो भी हेवियर एलिमेंट है वो पी पाई बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करती, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो भी हेवियर एलिमेंट है उनके ऑर्बिटल्स कैसे होती है, लार्ज होती है और कैसे रहती है, डिफ्यूज रहती है। और इसके कारण क्या होता है कि उनके अंदर नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, मीनिंग इफेक्टिव ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल नहीं है। और जहां पर भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है ना, मीनिंग फिर वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट वाला ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कई बार यहां से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। मीनिंग जो नाइट्रोजन होता है, डाई नाइट्रोजन गैस है, वो रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, इनर्ट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड विद ट्रिपल बॉन्ड विद ईच अदर। दोनों की दोनों नाइट्रोजन है वो ईच अदर से कितने मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है, ट्रिपल बॉन्ड से क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो यहां से आपको क्या बोलना है कि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE का मीनिंग क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इनके ये तीनों बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आप उसको बोलते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 940 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी है रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए जो डाई नाइट्रोजन गैस होती है वो रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, केमिकली इनर्ट होती है। क्यों, इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि डाई नाइट्रोजन गैस हैविंग हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज 940 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, फोस्फोरस सिंगल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कौन सा है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है। तो यहां से आपको डील करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो यहां से अब की बार देखो आप कौन से बॉन्ड से डील कर रहे हो कि नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की मिड में भी सिंगल बॉन्ड है और फोस्फोरस के मिड में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब आप अच्छे से जानते हो कि नाइट्रोजन के पास जब 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कितना लोन पेयर रहेगा, एवरी नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर रहेगा। इसी टाइप से जब फोस्फोरस 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो फोस्फोरस के पास भी क्या रहेगा,
वन लोन पेयर है वो प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिए, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, वन लोन पेयर होता है। तो यहां से ये कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड की ग्रेटर होती है किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब इसका रीजन क्या होगा, रीजन बिल्कुल इजी सा है। इधर देखिए आप नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज तो क्या है, स्मॉल है, और फॉस्फोरस का साइज क्या है, लार्ज है। तो यहां से क्या सीन बनेगा कि ये वाला तो क्या हो गया आपके पास नाइट्रोजन का साइज भी स्मॉल है, और इनके पास क्या प्रेजेंट है, वन है, लोन पेयर है। सेकंड वाला कौन सा हो गया, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और अब की बार फॉस्फोरस पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या देख रहे हो कि जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, इनमें पहली बात तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, डिक्रीज है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पर नाइट्रोजन के कंपैरिजन में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर का जो इफेक्टिव रिपल्शन है ना, वो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड में तो क्या होता है, लेसर होता है। किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो बस यही आपको इसका लॉजिक बोलना है कि जो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड हैविंग हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ देन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, स्मॉल बॉन्ड लेंथ सो हाई लोन पेयर रिपल्सन टेक्स प्लेस इन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन का पहली बात तो क्या होती है, साइज स्मॉल है, तो साइज स्मॉल है तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो रीजन यही बोला है कि स्मॉल बॉन्ड लेंथ होती है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में, और स्मॉल बॉन्ड लेंथ है तो यहाँ पर जो हाई लोन पेयर रिपल्सन टेक्स प्लेस, लोन पेयर के मिड में रिपल्सन क्या होगा, हायर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब अपन डील करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी से। तो सबसे पहले अपन डील करेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ किस टाइप से जो इस वाले 15 ग्रुप के एलिमेंट है वो किस टाइप से रिएक्शन करते हैं। तो आपको ये एक बात ध्यान रखने की, जितनी भी 15 ग्रुप के एलिमेंट है, मीनिंग यहां से लेकर ये वाले जो एलिमेंट है मैं इनको नॉर्मल से रिप्रेजेंट करूंगा, और वो नॉर्मल सिंबल कौन सा यूज करूंगा, मैं वाई यूज करूंगा। वाई का मीनिंग नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमोनी हो सकता है, अदरवाइज बिस्मिथ हो सकता है। वाई जब भी लिखा हुआ आ जाएगा इसका मीनिंग क्या होगा, 15 ग्रुप के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन है, इसमें किस टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो कीप इट इन माइंड, 15 ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म YH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, मीनिंग जो भी आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे 15 ग्रुप के एलिमेंट, वो किस टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, YH3 टाइप के हाइड्राइड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर Y का मीनिंग क्या हो जाएगा, 15 ग्रुप एलिमेंट्स। अब रिएक्शन देखिए, PH3 को आप बोलते हो फॉस्फीन बोलते हो, PH3 को इसको क्या बोलते हो, फॉस्फीन। और इसकी रिएक्शन किसके साथ मेंशन कर रखी है आपने, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो ये तो हो गया फॉस्फीन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आपको इजीली पता है कि जो फॉस्फोरस है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ इसके पास क्या है, वन लोन पेयर है। और आपको पहले से पता है कि जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास अगर एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, बिहेव एज ए बेस। और बेस को ये की वर्क आता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से किस टाइप से रिएक्शन होगी, ये वाला फॉस्फोरस इस वाले प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, आयोडीन पर शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, PH4 पॉजिटिव और I माइनस, इसको बोलते हो फॉस्फोनियम आयोडाइड। जब भी फॉस्फीन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड करता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड। PH4 पॉजिटिव को फॉस्फोनियम बोलते हो और I माइनस को क्या बोलते हो आप, आयोडाइड बोलते हो। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड का। अब यहां से देखिए, आप इसी वाली एक लाइन से जितने टाइप के प्रॉब्लम पूछता हूं उन सबका आप आंसर प्रोवाइड करवा सकते हो। अब यहाँ पर मैं Y की जगह पर्टिकुलर जो 15 ग्रुप का एलिमेंट है उसको मैं मेंशन करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले NH3, तो उसके बाद भी PH3, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमोनी हाइड्राइड और बिस्मिथ हाइड्राइड। मैंने YH3 टाइप की किसका फॉर्मेशन कर दिया, हाइड्राइड का
फॉर्मेशन कर दिया। अभी आपको मैं सिखा कर आया हूं कि जब भी आप ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर बस इसी कॉन्सेप्ट से, मीनिंग साइज के कॉन्सेप्ट से जितने टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, वो सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट इस वाले में हाइड्राइड में, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि नाइट्रोजन से ग्रेटर साइज होता है फास्फोरस का, और फास्फोरस से ग्रेटर साइज होता है आर्सेनिक का, देन एंटीमोनी, देन बिस्मिथ। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो नॉर्मल सी बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, मीनिंग बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको एक रिलेशन में बता देता हूं, ये वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है, बड़ा नॉर्मल सा क्या होता है, कंसेप्ट होता है। ये देखिए, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मीनिंग बॉन्ड लेंथ की तो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना है। जितना ग्रेटर साइज होगा ना उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ग्रेटर होगी, और जितना ग्रेटर बॉन्ड लेंथ होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये वाला आपको रिलेशन आना चाहिए, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये देखिए, यही पर मैंने मेंशन किया। लेफ्ट टू राइट अगर यहाँ पर मूव करें तो साइज क्या होगी, इंक्रीज। साइज इंक्रीज हो रही है तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, मीनिंग लेफ्ट टू राइट मूव करने पर अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जब डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, मीनिंग बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एक और फिनोमिना को अटैच कर सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना ग्रेटर साइज होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी क्या होगी, मिनिमम होगी। और जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम होगी उसका साइज उतना ही क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये देखिए, आपने एक फैक्टर से जितने पॉइंट बन सकते थे सबको सोल्व कर लिया। मीनिंग जो भी हाइड्राइड है उनका साइज का ऑर्डर पूछे तो आपको इसी टाइप से मेंशन करना है। मीनिंग सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ग्रेटर BiH3 का, सबसे मिनिमम साइज किसका, आपके NH3 का। साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ग्रुप या फिर हाइड्रोजन या यहाँ से कोई भी 15 ग्रुप का एलिमेंट और वापिस से हाइड्रोजन, इनका जो एंगल होता है वो डिग्री में, वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मीनिंग आपसे ये पूछ लिया कि अरेंज द हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल इन बिटवीन हाइड्रोजन 15 group element and hydrogen. So keep it in mind, the bond angle also decrease when we move from top to bottom in a group of 15 group elements. Meaning 15 group elements में आप जब भी अप टू डाउन मूव करोगे तो बॉन्ड एंगल डिग्री के में वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा, अमोनिया का, देन फॉस्फिन, देन आर्सेनिक हाइड्राइड, देन एंटीमोनिया हाइड्राइड और देन बिस्मिथ हाइड्राइड। नेक्स्ट वाला देखिए, रिड्यूसिंग नेचर, मीनिंग आपको रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर पूछ सकता है 15 ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड का। तो कीप इट इन माइंड की जो रिड्यूसिंग वाला जो नेचर होता है ना, वो जनरली किसका होता है, मेटल्स का होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जब भी आप किसी भी ग्रुप में मूव करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, देन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, बिस्मिथ का होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम जो रिड्यूसिंग पावर है कौन से हाइड्राइड का होगा, बिस्मिथ के हाइड्राइड का होगा। तो देखो ये वाला ऑर्डर बन जाएगा, अमोनिया से ग्रेटर होगा फॉस्फिन, देन आर्सेनिक हाइड्राइड, देन एंटीमोनिया हाइड्राइड, देन बिस्मिथ हाइड्राइड। तो सबसे मैक्सिमम जो रिड्यूसिंग नेचर किसका हो जाएगा, बिस्मिथ हाइड्राइड का। रिड्यूसिंग नेचर को आप कोरिलेट कर सकते हो मेटेलिक नेचर से, जिसका मेटेलिक नेचर या मेटेलिक कैरेक्टर हायर होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा, हायर होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वाला ऑर्डर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्राइड के 15 ग्रुप हाइड्राइड का, उनका क्या ऑर्डर होता है। तो कीप इट इन माइंड, ये वाला जो अमोनिया होता है ना, बस इसका ध्यान रखना। जनरली आपको मैंने बताया था कि ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, किसी भी ग्रुप में आप अप टू डाउन मूव करते हो या टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। बस वही यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है कि फॉस्फोरस के हाइड्राइड से ग्रेटर हो गया आर्सेनिक, देन एंटीमोनी, देन बिस्मिथ। लेकिन NH3 में ऐसा क्या हो गया कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी मैक्सिमम हो गई। इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर जो अमोनिया है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट
क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वो किसको अफेक्ट करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्पेशली क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो कीप इट इन माइंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जब भी ऑर्डर आता है तो आपको ये बस एक ही सीक्वेंस माइंड में रखना है कि जनरली अप टू डाउन क्या होता है, मूव होता है। किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन क्या होता है, इंक्रीज होता है किसी भी ग्रुप में अगर आप मूव करते हो टॉप टू बॉटम। लेकिन यहाँ पर NH3 का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन 15 ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्राइड। जो भी 15 ग्रुप के हाइड्राइड होगी उनमें अमोनिया का सबसे मैक्सिमम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट वाला ऑर्डर आता है बेसिसिटी। बेसिसिटी का मीनिंग है कौन इजीली है वो लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर हाइड्राइड देखिए आपके पास ये 5 टाइप के हाइड्राइड है 15 ग्रुप एलिमेंट के। और कीप इट इन माइंड, बेसिसिटी इज डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्राइड। जब भी आप किसी भी 15 ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्राइड अगर आपके पास है प्रेजेंट हो और उनमें जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन सबसे मैक्सिमम अगर बेसिसिटी पूछे तो किसकी हो जाएगी, अमोनिया की, देन फॉस्मिन, देन आर्सेनिक हाइड्राइड, देन एंटीमोनिया हाइड्राइड एंड देन बिस्मुथ हाइड्राइड। तो ये वाले ऑर्डर है बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट जो प्रॉब्लम है वो एग्जामिनर क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। तो ये वाले ऑर्डर आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। सेकेंड वाला है केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। मीनिंग पहले अपन ने डील किया रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, अब की बार अपन डील कर रही है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। मीनिंग ऑक्सीजन के साथ किस टाइप से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितने टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है 15 ग्रुप एलिमेंट। 2 टाइप के ऑक्साइड है उनका क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, Y2O3 टाइप का, और सेकंड वाला कौन सा हो सकता है, Y2O5 का। आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन है ना, जब भी ऑक्साइड की फॉर्म में आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। और 15 ग्रुप एलिमेंट है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है किसके थ्रू, Y के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो नॉर्मल सी बात है जो भी ऑक्साइड के कंपाउंड बनेंगे उसमें जो Y है, मीनिंग Y एलिमेंट का मीनिंग क्या हो गया, 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। प्लस के अंदर भी या तो कौन सी शो करेंगे, +3 वाली, अदरवाइज कौन सी शो करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 वाली। अब आपको बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना आना चाहिए। किस टाइप से फॉर्मेशन करोगे, ये वाली वैलेंसी है इसको यहाँ पर मेंशन कर देना और ये वाली वैलेंसी ऑक्सीजन के पास मेंशन कर देना। मीनिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है वैलेंसीज को। तो यहाँ पर देखिए अगर +3 के अंदर आएगा तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये 3 तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा और ये 2 Y पर चला जाएगा। मीनिंग किस टाइप का ऑक्साइड बनेगा, Y2O3 टाइप का ऑक्साइड बनेगा। अगर मान लीजिए 15 ग्रुप एलिमेंट वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, +5 में, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, इधर +5 तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और ये वाला 2 कहां पर चला जाएगा, Y के पास। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Y2O5। तो ये देखिए कितने टाइप के ऑक्साइड है वो जनरेट कर सकता है या फॉर्मेशन कर सकता है 15 ग्रुप का एलिमेंट। 2 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। पहला वाला हो सकता है Y2O3 एंड सेकंड वाला हो सकता है Y2O5। Y2O3 के अंदर जो Y है, मीनिंग 15 ग्रुप एलिमेंट है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइज करेंगे, +3 में। और Y2O5 के अंदर इस टाइप के ऑक्साइड में जो 15 ग्रुप एलिमेंट मीनिंग जो Y है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइज करेगा, +5 में लाइज करेगा। तो यहां पर देखिए अब नेक्स्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी एसिडिक नेचर है ना, ऑक्साइड हो चाहे से हाइड्रोक्साइड हो, इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका ऑक्सीडेशन नेचर उतना ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार लगाकर आप मेंशन कर सकते हो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है केमिस्ट्री का। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, चाहे से आपसे हाइड्रोक्साइड का एसिडिक नेचर से डील करवाई, अदरवाइज एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, मीनिंग ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो एसिडिक नेचर है ना, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, डिक्रीज इन ए ग्रुप वाइल इंक्रीज इन ए पीरियड। ये हमेशा ध्यान रखना आपको कि जब भी आपसे डील करवाइए ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के एसिडिक नेचर से, तो कीप इट इन माइंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीज इन ए ग्रुप वेयर एज इंक्रीजेज इन ए पीरियड। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप के अंदर तो क्या होगा, डिक्रीज होगा और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा।
यहां से अपन डील करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल, जैसे मैं पहला वाला एग्जांपल कौन सा ले रहा हूं यहाँ पर Y2O3 टाइप के ऑक्साइड का। तो Y2O3 टाइप के अंदर मैंने Y की जगह क्या पुट कर दिया, आपके बार 15 ग्रुप का एलिमेंट कौन सा ऑक्साइड बन जाएगा, N2O3, P2O3, AS2O3, एंटीमोनी ऑक्साइड, और कौन सा बन जाएगा, बिस्मिथ ऑक्साइड। अब आपको ये भी पता है कि जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं जनरली उनका नेचर क्या होता है, बेसिक टाइप का होता है। जो भी मेटेलिक ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो आपको पहले से पता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ना, इन दोनों का नेचर कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। जैसे यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये जो दोनों एलिमेंट है 15 ग्रुप एलिमेंट के, ये कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। उसके बाद में आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, ये दोनों जो एलिमेंट है उनका नेचर कैसा होता है, मेटेलॉइड्स होता है। ये किस नेचर के, मेटेलॉइड, मीनिंग ये मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो कर सकते हैं और मेटल के साथ साथ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा रह गया, बिस्मिथ, और बिस्मिथ लास्ट वाला एलिमेंट है, किसी भी ग्रुप का क्या होता है, मेटल होता है। तो बिस्मिथ कैसा होता है, मेटल होता है। अब यहां से कॉमन सेंस की बात है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना, उनका नेचर होता है एसिडिक टाइप का। जो मेटेलॉइड है वो कैसी होती है, एम्फोटेरिक नेचर की होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी शो कर सकती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। इनके ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एम्फोटेरिक नेचर होगा। नेक्स्ट वाला मेटल, मेटल के जो ऑक्साइड है ऑलवेज कीप इट इन माइंड, मेटल के ऑक्साइड जनरली किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो बस आपको यही से तो डील करवाया है इस वाले के अंदर। Y2O3 है तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे थे, नॉन मेटल। तो इनके जो ऑक्साइड है वो कैसे होंगे, प्योरली एसिडिक होंगे। आर्सेनिक और एंटीमोनी कैसे थे, मेटेलॉइड। तो इनके जो ऑक्साइड कैसे होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के, मीनिंग एसिडिक नेचर भी शो कर सकते हैं, बेसिक नेचर भी शो कर सकते हैं। और लास्ट वाला कौन सा, बिस्मिथ, बिस्मिथ कैसा होता है, मेटल, और मेटल के ऑक्साइड तो ऑलवेज कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। तो सेकंड वाली थिंग, अगर मान लीजिए आपसे एसिडिक नेचर से डील करवा लिया और आपको दो ऑक्साइड है वो प्रोवाइड करवा दी। पहला वाला ऑक्साइड तो आपको प्रोवाइड करवा दिया P2O3 और सेकंड वाला आपको मेंशन कर दिया P2O5, और आपसे ये पूछ लिया कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ग्रेटर होगा, मीनिंग एसिडिक स्ट्रेंथ से आपको डील करवा लिया। किससे डील करवा लिया, एसिडिक स्ट्रेंथ से आपसे क्या करवा लिया, डील करवा लिया। तो अभी आप बोलकर आए हो कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। P2O3 में जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, लेकिन P2O5 के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। तो कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर को बियर करेगा, क्योंकि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ग्रेटर है, फॉस्फोरस +5 की, किसके कंपैरिजन में, फॉस्फोरस +3 की कंपैरिजन में। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, P2O5 इज मोर एसिडिक देन P2O3। तो ये वाले से आपके क्वेश्चंस है वो सोल्व हो जाएंगे कि एसिडिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। सेकंड बात, अगर आपसे ये पूछे कि एसिडिक नेचर से डील करवा ले, किससे डील करवा ले, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ Y2O3 ऑक्साइड। तो अभी आपने बोला कि जो एसिडिक नेचर है ना वो ग्रुप के अंदर तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जितने भी टाइप के आपके पास ट्राई ऑक्साइड मेंशन कर रखे हैं 15 ग्रुप एलिमेंट के, कहां पर मूव कर रहे हो आप, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एसिडिक नेचर है सबसे मैक्सिमम। अगर मैं Y2O3 की बात करूं तो सबसे ग्रेटर किसका होगा, N2O3 का होगा। उसके बाद में किसका हो जाएगा, P2O3 आ जाएगा, देन AS2O3, देन एंटीमोनी Sb2O3, और सबसे मिनिमम एसिडिक नेचर किसका हो जाएगा, Bi2O3 का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आप मूव किस में कर रहे हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हो, अदरवाइज ग्रुप में टॉप टू बॉटम। जब भी टॉप टू बॉटम मूव कर रही हो तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का जो एसिडिक नेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, थर्ड वाले केमिकल रिएक्टिविटी से अपन डील करते हैं, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, मीनिंग अब की बार किससे डील करोगे आप, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। अब यहां पर देखिए वापिस से वही बात है कि 15 ग्रुप एलिमेंट को तो मैंने किससे शो कर दिया, Y से।
और यहाँ पर हेलोजन की बात चल रही है तो हेलोजन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स से। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हेलोजन है ना, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 15 ग्रुप के कंपैरिजन में क्या होती है, हायर होती है। रिपीट करता हूं मैं वापिस से कि जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 15 ग्रुप के एलिमेंट के कंपैरिजन में हेलोजन की क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो मीनिंग एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर जो भी 15 ग्रुप का एलिमेंट आएगा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो जनरली कितनी होती है, -1 होती है। अगर ये प्लस में शो करेगा तो वापिस से वही कंडीशन है, तो +3 में आएगा, अदरवाइज +5 में आएगा। कौन से बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से, या तो YX3 टाइप का, अदरवाइज YX5 टाइप का। तो जिस टाइप से ऑक्साइड के 2 टाइप का फॉर्मेशन हुआ था उसी टाइप से हैलाइड भी कितने टाइप के फॉर्म करता है, 15 ग्रुप एलिमेंट 2 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। पहला वाला तो हो गया YX3 टाइप का और सेकंड वाला कौन सा हो गया, YX5 टाइप का। तो यहाँ पर 15 ग्रुप एलिमेंट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, और YX5 में कितनी है, +5 है। पहला यहां से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कोवलेंट नेचर, मीनिंग ये जो आपके पास 2 टाइप के जो हैलाइड है ना, YX3 टाइप का और सेकंड वाला कौन सा आपके पास YX5 टाइप का। तो इन दोनों में से जो आपके पास जो कोवलेंट नेचर है वो किसका ग्रेटर है, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, कोवलेंट नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये आपको सोल्व करने के लिए आप इसको लर्न कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो कोवलेंट नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड के। तो यहाँ पर तो कितने बॉन्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है और यहाँ पर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 5 का। तो कहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स हायर है, YX5 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स हायर है, किसके कंपेरिजन में, YX3 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर कोवलेंट जो नेचर से जब भी डील करवाए तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, कोवलेंट नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर YX5 में तो 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन है, YX3 में 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो कोवलेंट नेचर किसका ग्रेटर हो जाएगा, YX3 है, इसका कोवलेंट नेचर YX3 के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये तो हो गई पहली थिंग। नेक्स्ट वाली थिंग देखिए कि जो YX3 टाइप के जो हैलाइड का फॉर्मेशन होता है ना, उसमें नाइट्रोजन ओनली फॉर्म NF3, मीनिंग नाइट्रोजन वो केवल और केवल ओनली कौन सा हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, NF3 का फॉर्मेशन करता है। मीनिंग इसके नेक्स्ट वाले मीनिंग जहां पर NCl3 है, NBr3 है और NI3 है, इन टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन है वो नाइट्रोजन नहीं कर पाता है। और इसके पीछे 2 रीजन है, दोनों लॉजिक आपको आना चाहिए। पहला लॉजिक, लो पोलरिटी ऑफ NX बॉन्ड, मीनिंग नाइट्रोजन और हेलोजन जो बॉन्ड है ना, इनकी पहली बात तो जो पोलरिटी क्या होती है, लो होती है। मीनिंग जो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव उतना जनरेट नहीं हो पाता है। ये केवल और केवल जो नाइट्रोजन है, जब भी बात आती है ट्राई हैलाइड की, 15 ग्रुप के ट्राई हैलाइड की, तो कीप इट इन माइंड, नाइट्रोजन ओनली फॉर्म NF3 टाइप ऑफ ट्राई हैलाइड। और इसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज लो पोलरिटी ऑफ NX बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर NX जो बॉन्ड है, मीनिंग नाइट्रोजन क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन आयोडीन, इनके जो बॉन्ड की पोलरिटी क्या होती है, लो होती है। सेकंड, लार्ज साइज डिफरेंस इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हेलोजन, मीनिंग इसके बाद में क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, मीनिंग इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या होगी, 3rd पीरियड, 4th पीरियड और 5th पीरियड के एलिमेंट है। तो इनके मिड में जो साइज का डिफरेंस है वो क्या होगा, लार्ज होगा। और जब भी साइज का डिफरेंस लार्ज होगा तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे रहेंगे, डिफ्यूज और लार्ज रहेंगे। तो वहां पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, और जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग ही नहीं होगी तो उस वाली कंडीशन में फिर NCl3, NBr3 और NI3 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखने 2 रीजन है, ये 2 रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है कि NCl3, NBr3 और NI3 का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीजन है, पहला तो हो गया लो पोलरिटी ऑफ NX बॉन्ड एंड सेकंड हो गया लार्ज साइज डिफरेंस इन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हेलोजन। नेक्स्ट वाली एक रिएक्शन है कि बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है किसके साथ, H2O के साथ। ये वाली रिएक्शन है वो किस टाइप से सोल्व करोगे, तो इसके लिए आपके पास एक ही पॉइंट है, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना कि जो क्लोरीन की जो एफिनिटी है ना वो हाइड्रोजन की टुवर्ड्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कीप इट इन माइंड, क्लोरीन हैविंग हाईएस्ट एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मीनिंग क्लोरीन को हाइड्रोजन जब भी दिख जाएगा तो वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। वापिस से रिपीट कर देता हूं मैं,
क्लोरीन को जब भी रिएक्शन करनी होगी, तो अगर मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन क्या करेगा, उस वाले हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहां पर ये रिएक्शन आ गई BiCl3 बिस्मिथ का ट्राइक्लोराइड है, रिएक्शन किसके साथ है, H2O के साथ। तो इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, इसमें कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। और अभी मैंने बोला कि क्लोरीन की ग्रेट एफिनिटी होती है या हाईएस्ट एफिनिटी होती है किसके साथ कंबाइन होने की, हाइड्रोजन के साथ। और क्या किसका फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो यहां पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का। मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, 2HCl का। और साथ में देखिए कौन रिमेनिंग रह गया, Bi, और यहां से 2 क्लोरीन तो रिमूव हो गया, 1 क्लोरीन है, और यहां से क्या जाएगा, एक ऑक्सीजन। कंपाउंड कौन सा बनेगा, BiOCl टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, BiOCl। और ये जो कंपाउंड है वो कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। इस वाले कंपाउंड में क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। मीनिंग BiOCl है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और उस प्रेसिपिटेशन का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर डायरेक्ट आपसे डील करवा सकता है यहां से, लेविस बेस ऑर्डर। ये आपको ध्यान रखना, लेविस बेस ऑर्डर का मीनिंग क्या है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इजिली अपने लोन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। कौन सा ऐसा कंपाउंड है नाइट्रोजन के हैलाइड में से जो अपने लोन पेयर को इजीली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब यहां पर देखिए जो NF3 टाइप का है, तो इसमें नाइट्रोजन का साइज भी क्या है, स्मॉल है, फ्लोरीन का साइज भी क्या है, स्मॉल है। लेकिन आगे आगे आप जैसे मूव करें तो NCl3 है, फिर NBr3 और Ni3 है। तो यहाँ पर जो भी है ना NCl3, NBr3 और Ni3, तो Ni3 में तो जो पाई बैक बॉन्डिंग फिनोमिना होता है वो क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इनके साइज में डिफरेंस क्या आ गया, बहुत ग्रेटर आ गया। तो यहाँ पर जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे मैक्सिमम पाइप बैक बॉन्डिंग किसमें पॉसिबल है, NF3 में, उसके बाद में NCl3, देन NBr3, देन Ni3। मिनिमम पाइप बैक बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इजीली अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और जब भी नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मीनिंग उसका नेचर कैसा है, लेविस बेसिक नेचर का, मीनिंग वो लेविस बेस होता है। तो सबसे ग्रेटर किसका लेविस बेस ऑर्डर हो जाएगा, जो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। और किसमें डोनेट नहीं कर पाएगा, जिसके अंदर पाइप बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, कीप इट इन माइंड, एज वेल एज साइज ऑफ सराउंडेड एटम इंक्रीजेस देन पाइप बैक बॉन्डिंग विल बी डिक्रीजेस। मीन सराउंडेड एटम का अगर साइज देखिए, यहाँ पर कौन सा सराउंडेड एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ग्रेटर साइज किसका है, आयोडीन का। तो सराउंडेड एटम का साइज जितना ग्रेटर होगा ना, उसका लेविस बेसिक ऑर्डर उतना ही क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो लेविस बेसिक ऑर्डर किसका हो जाएगा, Ni3 का, देन NBr3, देन NCl3, देन NF3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको मोस्ट लगा देता हूं क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पुट हो सकता है, ये वाला प्रॉब्लम, एज इट डिटो। नेक्स्ट वाला देखिए, PCl5, फॉस्फोरस का जो पेंटाक्लोराइड होता है, ये क्या होता है, गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। जब भी आपको रिएक्शन में क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है, आप किसका यूज कर सकते हो, PCl5 का यूज कर सकते हो, क्योंकि PCl5 क्या होता है, PCl5 इज ए गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। देखिए किस टाइप से इसका डिकम्पोजिशन होता है, PCl5 वो डिकम्पोज होकर एक तो क्या प्रोवाइड करता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और साथ में किसको रिलीज करता है, क्लोरीन को। तो ये जो क्लोरीन रिलीज हो रही है ना, इसी के यही रेस्पॉन्सिबल है PCl5 के क्लोरीनेटिंग एजेंट के लिए। तो ये वाली रिएक्शन आनी चाहिए आपको कि जब भी PCl5 है ये डिकम्पोज होता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, PCl3 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। मीनिंग नाइट्रोजन और बिस्मिथ है वो केवल और केवल ओनली कौन से टाइप के हेलाइड बनाएंगे, YX3 टाइप के हेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन YX5 मीनिंग पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। नाइट्रोजन के पास तो क्या नहीं है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और लास्ट वाले एलिमेंट में हर ग्रुप के, एवरी ग्रुप के लास्ट वाले एलिमेंट में एक इफेक्ट लगता है, जिसको आप क्या बोलते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो। कौन सा इफेक्ट बोलते हो आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग क्या है,
द अनएबिलिटी टू टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ऑफ आउटर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। आउटर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, इसी को आप क्या बोलते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, एवरी पी ब्लॉक एलिमेंट है उसके ग्रुप के लास्ट वाले एलिमेंट के अंदर कौन एग्जिबिट करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वो क्या करता है, एग्जिबिट करता है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो रीजन इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन है वो पेंटाइलाइड का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है, और साथ में जो बिस्मिथ है ये भी आपके क्या नहीं करता है, पेंटाइलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो नाइट्रोजन के लिए तो रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के लिए तो क्या आ जाएगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये देखिए मैंने मेंशन किया है, नाइट्रोजन पेंटाइलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। और बिस्मिथ के लिए क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया तो ये कितनी वैलेंसी शो करेगा, ओनली +3, +5 शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आउटर मोस्ट के जो एस के अंदर 2 ऑर्बिटल है ना वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों रीजन आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट वाला पॉइंट की ओर मूव करते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। मेटल की अगर अपन बात करें रिएक्टिविटी में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी मेटल्स है ना उसके साथ ये क्या करेगा, कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसमें जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइज करेंगे, -3 के अंदर लाइज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो भी मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइज करेंगे, -3 में लाइज करेंगे। अब मेटल के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। जैसे देखो पहला वाला कंपाउंड है वो किस टाइप से फॉर्म किया है, ये आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं मैं। कैल्शियम है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2, ये फिक्स है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की +1 होती है, सेकंड वाले ग्रुप के एलिमेंट उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है। तो कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी। रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, नाइट्रोजन। और अभी मैंने बता दिया कि जब भी 15 ग्रुप के एलिमेंट है वो मेटल के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए Y का मीनिंग 15 ग्रुप एलिमेंट, M का मीनिंग क्या हो गया, मेटल। जब भी कंबाइन करेंगे बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, और इन बाइनरी कंपाउंड में जो 15 ग्रुप के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी एग्जिबिट करेगी, -3 एग्जिबिट करेगी। तो यहाँ पर कैल्शियम तो +2 में आएगा, और यहाँ पर 15 ग्रुप का एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, -3 में आएगा। किस टाइप से बाइनरी कंपाउंड बनेगा, अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था। ये वाली वैलेंसी तो कैल्शियम के पास में लिख दो, और ये वाली वैलेंसी नाइट्रोजन के पास में, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, Ca, ये तो लीजिए 3, और फिर क्या है नाइट्रोजन, और इसकी वैलेंसी यहां पर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, Ca3N2। ये देखिए Ca3N2 का फॉर्मेशन हुआ है, और इसमें जो भी आपका नाइट्रोजन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -3 है। और जो बाइनरी कंपाउंड है वो क्या बनेगा, जनरली नाइट्राइट बनेगा। क्या बनेगा, अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो नाइट्राइट बन जाएगा। तो देखिए कैल्शियम नाइट्राइट बन गया, मैग्नीशियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो गया, और इसी टाइप से सोडियम आर्सेनाइट का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट वाला अपने पास जो नया टॉपिक है इसी के अंदर डाई नाइट्रोजन गैस, मीनिंग अब अपन डिटेल में किसको पढ़ेंगे, डाई नाइट्रोजन गैस है, इसको अपन डिटेल में क्या करेंगे, डील करेंगे इसे। पहली बात तो डाई नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है, मीनिंग नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मिड में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये कीप इट इन माइंड, नाइट्रोजन के मिड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं अपन डाई नाइट्रोजन गैस की प्रिपरेशन मेथड से। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है प्रिपरेशन मेथड के अंदर, इन द लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ containing an equivalent amount of ammonium chloride and sodium nitrite। सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन है, नाइट्राइट है ये पर, सोडियम नाइट्राइट। जब भी आपको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपरेशन करना है डाई नाइट्रोजन गैस का, तो रिएक्शन किसकी करवानी है आपको, एक तो हो गया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मीनिंग क्या हो गया, NH4Cl। और सेकंड वाली इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, NaNO2, और अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, NH4Cl। दोनों ही कौन सी स्टेट में आपको स्टेट में लेना है, एक्वस स्टेट के अंदर है, और इक्विवेलेंट अमाउंट में लेना है, मीनिंग 1 मोल अमोनियम क्लोराइड है तो उसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, 1 मोल सोडियम नाइट्राइट। अब देखो जो भी इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है उसके अंदर जनरली ये सिस्टम चलता है कि पॉजिटिव वाला तो
एक कंपाउंड का पॉजिटिव सेकंड वाले कंपाउंड के नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेता है, और फर्स्ट वाले कंपाउंड का जो नेगेटिव पार्ट है वो सेकंड वाले कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट से क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अमोनियम क्या होता है, NH4 प्लस होता है, और क्लोराइड क्या होता है, Cl माइनस होता है। यहां से अगर आप डील करोगे, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 शो करेगा, और नाइट्राइट है वो कौन सी शो करता है, -1 शो करता है। तो देखिए यहां से किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पहले वाले कंपाउंड का नेगेटिव सेकंड वाले कंपाउंड के पॉजिटिव से कंबाइन कर लेगा, मीनिंग सोडियम प्लस और Cl माइनस, ये कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर देगा, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर देखिए NH4 मीनिंग अमोनियम किसके साथ कंबाइन करेगा, ये पॉजिटिव पार्ट है पहले कंपाउंड का, तो सेकंड वाले कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से, मीनिंग ये किसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, पहली बात तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा अमोनियम नाइट्राइड का, NH4NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां से देखिए आपको डाइनाइट्रोजन किसका फॉर्मेशन करना है, तो ये वाला फर्स्ट नाइट्रोजन, ये सेकंड वाला नाइट्रोजन, तो कौन सी गैस का फॉर्मेशन हो गया, डाइनाइट्रोजन। रिमेनिंग क्या रह गया, 2 ऑक्सीजन और 4 क्या हाइड्रोजन है, तो कितने मॉलिक्यूल वाटर के जनरेट हो सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको लर्न करना है कि अमोनियम क्लोराइड जब भी रिएक्शन करता है सोडियम नाइट्राइड के साथ, और इनका अमाउंट वो किसमें होना चाहिए, इक्विवेलेंट अमाउंट होना चाहिए, तो किसका फॉर्मेशन होता है, डाइनाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेथड मैंने बता दिया, प्लस माइनस को कंबाइन कर देना, तो क्या बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया, और यहां से क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्राइट बनेगा। लेकिन जो अमोनियम नाइट्राइट है उसकी फर्दर डीकंपोजिशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, डाइनाइट्रोजन गैस का, और साथ में रिलीजमेंट किसका हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, NO को कौन सा ऑक्साइड बोलते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड नाइट्रिक एसिड आर आल्सो फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। These impurities can be removed by bubbling the fast through aqueous sulfuric acid containing a small amount of potassium dichromate। ये बोल रहा है कि जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हो, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंप्योरिटीज है वो स्मॉल अमाउंट के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है। कौन कौन सी इंप्योरिटीज का फॉर्मेशन हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड का। अब आप इन इंप्योरिटीज को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। रिमूव कैसे करोगे, बाय बबलिंग द फास्ट थ्रू, मीनिंग बबलिंग करवानी है किसके अंदर, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में। जैसे आप ये वाली प्रोसेस करोगे और एक्वस जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें क्या रहेगा, स्मॉल अमाउंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो जैसे इनके साथ आप बबलिंग करवाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इंप्योरिटीज है नाइट्रिक ऑक्साइड मीनिंग NO की, और HNO3 मीनिंग नाइट्रिक एसिड की, वो आप उनको क्या कर सकते हो, इजीली रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इट कैन बी मीनिंग डाइनाइट्रोजन गैस कैन बी also be prepared by the thermal decomposition of ammonium dichromate। अमोनियम डाइक्रोमेट का आप क्या करवा सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू भी डाइनाइट्रोजन गैस आप इसको क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। तो अमोनियम का मतलब तो क्या होता है, NH4। डाइक्रोमेट का मीनिंग क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करवा देता हूं मैं, ये लीजिए। डाइक्रोमेट का मीनिंग ये होता है ये वाला Cr2O7-2, ये तो क्या हो गया, डाइक्रोमेट। और अमोनियम बोला तो अमोनियम का मीनिंग क्या होता है, NH4 प्लस होता है, +1। तो ये वाला 2 तो यहां पर आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आपको अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बनाना है तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, NH4 का तो क्या आ जाएगा, वाइस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cr2O7। ये क्या हो गया, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसका क्या करवा दो, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या करवाना है, थर्मल डीकम्पोजिशन। जब भी थर्मल डीकम्पोजिशन होता है डाइक्रोमेट का, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीनिंग Cr2O3। इस टाइप का एक ऑक्साइड बन जाएगा क्रोमियम का। कीप इट इन माइंड, जब भी डाइक्रोमेट का थर्मल डीकम्पोजिशन आप प्रोसीड करवाते हो, तो इस वाली कंडीशन में जो डाइक्रोमेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीनिंग यहाँ से Cr2 और यहाँ से क्या चला गया, O3। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन रिमेनिंग रहेगी, अभी 3 ऑक्सीजन रिमूव हो गए तो 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 8। तो मीनिंग यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और कितने हाइड्रोजन रिमूव रहेगी, 2। तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन इन द गैसियस फॉर्म। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप थर्मल डीकम्पोजिशन प्रोसीड करवाते हो अमोनियम डाइक्रोमेट का, तो थर्मल डीकम्पोजिशन के लिए आप रिएक्शन को लर्न करने के लिए ये ध्यान रख सकते हो कि जो डाइक्रोमेट है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मीनिंग Cr2O7 वो कन्वर्ट हो जाता है Cr2O3 में।
फिर देख लीजिए यहाँ पर जो अमोनियम डाइक्रोमेट उसमें कितने ऑक्सीजन रिमेनिंग रह गए 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना है 4 × 2 कितना हो गया 8। तो 4 हाइड्रोजन है और 8 क्या है आपके पास हाइड्रोजन है। तो कितने मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्मेशन हो सकते हैं 4, क्योंकि वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 क्या होता है ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा 4 का। तो ये देखिए यही मैंने मेंशन किया है 4H2O का फॉर्मेशन हो गया। साथ में देखिए नाइट्रोजन कितने 2, तो नाइट्रोजन ने कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर लिया डाइनाइट्रोजन गैस का। तो यही वाली रिएक्शन है कि डाइनाइट्रोजन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ है वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड कीजिए। डाइनाइट्रोजन वो गैसियस फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा और डाइक्रोमेट वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में कितने मॉलिक्यूल वाटर के जनरेट होंगे 4 मॉलिक्यूल वाटर वो यहाँ से क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए वेपर very pure nitrogen can be obtained by the thermal decomposition of sodium or barium azide। ये आपको ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नाइट्रोजन से कोई भी मेथड पूछा जाएगा डाइनाइट्रोजन गैस के फॉर्मेशन का तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। यहाँ पर आपको थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है और थर्मल डिकम्पोजिशन आपको किसका करवाना है या तो सोडियम एजाइड का अदरवाइज बेरियम एजाइड का। और इसके थ्रू जो भी नाइट्रोजन गैस बनेगी ना मीनिंग जिस भी नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा वो कौन सी होगी प्योर नाइट्रोजन होगी। मीनिंग इसमें किसी भी टाइप की इम्प्यूरिटीज है वो प्रेजेंट नहीं होगी। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बनता है डाइनाइट्रोजन गैस को प्रिपेयर करने का थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आपको इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं मैं एजाइड का मीनिंग क्या होता है। तो एजाइड का मीनिंग यहाँ पर आपको देखो बेरियम बोला तो बेरियम का मीनिंग तो क्या हो जाएगा Ba+2 हो जाएगा। सोडियम बोला तो सोडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा Na+ हो जाएगा। इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप किसके साथ एजाइड के साथ। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप एजाइड। देखिए यही तो बोल रहा है कि वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। मीनिंग सोडियम और बेरियम एजाइड के थ्रू अगर आप इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा प्योर नाइट्रोजन। अब एजाइड का मीनिंग समझ लीजिए आप। एजाइड का फॉर्मूला ये होता है N3-, इसी को क्या बोलते हो एजाइड। तो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा N3-। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। जब भी आपको बेरियम एजाइड का फॉर्मेशन करना होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए ये वाला तो बेरियम तो क्या आ गया बाइनरी कंपाउंड बना रहा हूं तो ये वाली कितना है -1 है यहाँ पर। तो बेरियम के पास तो 1 आ गया और N3 के पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा N3-2। तो ये तो किसका फॉर्मूला बन गया बेरियम एजाइड का। सेकंड वाला फॉर्मूला आपको किसका बनाना है सोडियम एजाइड का। क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर ये 1 इधर आ जाएगा ये वाला 1 इधर चला जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा NaN3 रहेगा। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो अगर इसका मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करवाता हूँ ये लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन तो यहाँ से तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेरियम। तो ये लीजिए यहाँ से तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा मेटल बेरियम। और कितने मोल डाइनाइट्रोजन गैस के फॉर्मेशन हो जाएंगे 3। तो मीनिंग 3 मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस का क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया। लेकिन बात करते हो आप सोडियम एजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन का। ये लीजिए कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन प्रोसीड होगी 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मोल तो किसके फॉर्म हो जाएंगे सोडियम मेटल के। और साथ में देखिए कितने मोल या कितने मॉलिक्यूल डाइनाइट्रोजन गैस के फॉर्मेशन हो जाएंगे 3 मोल। तो कुल मिलाकर आपको ये सीखना है कि एजाइड का मीनिंग क्या होता है। कीप इट इन माइंड एजाइड का मीनिंग क्या होता है N3- होता है। सोडियम के साथ कंबाइन करेगा तो NaN3 टाइप का बन जाएगा। बेरियम के साथ अगर कंबाइन करेगा एजाइड तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा BaN3 ट्वाइस बन जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है मीनिंग मेटल को आपको क्या करना है सेपरेट कर देना है और साथ में किसका फॉर्मेशन कर देना डाइनाइट्रोजन गैस का। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है डाइनाइट्रोजन गैस में कि अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस है कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसका एक ही आंसर है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। नेक्स्ट वाला पॉइंट की ओर मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस मीनिंग जो डाइनाइट्रोजन गैस है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला पॉइंट तो देखो अपन इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। डाइनाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट मीनिंग जो डाइनाइट्रोजन गैस है वो केमिकली क्या होती है इनर्ट होती है। रीजन क्या जाएगा क्योंकि बोथ नाइट्रोजन आर बॉन्डेड विद ट्रिपल बॉन्ड मीनिंग नाइट्रोजन के मिड में कौन सा बॉन्ड आएगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा।
और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, वेरी हाई। और ये डेटा जरूर ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल डाटा है यहाँ से 940 किलो जूल पर मोल। तो ये दो रीजन है, पहला रीजन तो हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड है, और सेकंड वाला रीजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड के ब्रेकडाउन के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 940 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसलिए जो नाइट्रोजन गैस है, डाइनाइट्रोजन गैस, वो केमिकली क्या होती है, इनर्ट होती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, एट ए हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो रिएक्शन करेगी नहीं डाइनाइट्रोजन गैस। तो अगर आप बात करते हो कि हाई टेम्परेचर पर किस टाइप से रिएक्शन हो सकती है, तो नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्राइट। जो भी नाइट्रोजन है वो किसका फॉर्मेशन करता है, नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है। और नाइट्राइट का फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है ना, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइज करेगा, -3 में लाइज करेगा। नाइट्राइट का मीनिंग क्या, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइज करेगा, -3। बस कंडीशन एक चाहिए आपको, टेम्परेचर हाई चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो लिथियम प्लस नाइट्रोजन, रिएक्शन बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगी। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, +1 शो करेगा। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट और मेटल के साथ आ रहा है तो माइनस में जाएगा, और माइनस में कितनी शो करता है, -3 शो करता है। क्या बाइनरी कंपाउंड बन जाएगा, ये वाली वैलेंसी लिथियम के पास और ये वाली वैलेंसी नाइट्रोजन के पास। कंपाउंड कौन सा बनेगा, Li3N बनेगा, मीनिंग क्या बन गया, लिथियम नाइट्राइड बन गया, लिथियम में नाइट्राइड बन गया। ये देखिए एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3, 13 ग्रुप का एलिमेंट है। और नाइट्रोजन अगर ये प्लस में आ गया तो नाइट्रोजन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कितनी, -3। कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, इधर देखिए Al3 और N3, सिंपल फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, इसको AlN लिख सकते हो। ये देखिए क्या बन गया, Al का फॉर्मेशन हो गया। डाई नाइट्रोजन है वो कंबाइन कर सकता है डाई ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। टेम्परेचर क्या चाहिए, वेरी हाई, कितना टेम्परेचर है, 2000 केल्विन टेम्परेचर है। तो जब भी डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का। क्योंकि यहाँ पर N2 प्लस O2 कंबाइन करेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मोल ऑफ NO। नाइट्रोजन भी गैस है, डाई ऑक्सीजन भी गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। तो कीप इट इन माइंड, व्हेन डाई नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद डाई ऑक्सीजन गैस एट 2000 केल्विन टेम्परेचर, देन नाइट्रिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म। कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मीनिंग NO का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नाइट्रोजन गैस का आपकी बार कॉम्बिनेशन किसके साथ है, हाइड्रोजन गैस के साथ है। और इसके लिए कंडीशन इंपोर्टेंट है, कैटालिस्ट किसकी रिक्वायरमेंट है, आयरन कैटालिस्ट है। और टेम्परेचर कितना है, 700 केल्विन है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। डाई नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद डाई हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट at 700 Kelvin temperature, then ammonia gas will be formed। डाई नाइट्रोजन है डाई हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, लेकिन कंडीशन इंपोर्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट आयरन एंड एट 700 केल्विन टेम्परेचर 700 केल्विन टेम्परेचर, देन अमोनिया गैस विल बी फॉर्म। कौन सी गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनिया का। और इसी प्रोसेस को आप बोलते हो हैबर प्रोसेस। अमोनिया के फॉर्मेशन की या अमोनिया के प्रोडक्शन की कमर्शियल मेथड होता है, जहां पर आपको अगर लार्ज स्केल में अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, कौन सा मेथड यूज करते हो आप, हैबर प्रोसेस यूज करते हो। और हैबर प्रोसेस के अंदर यही होता है, डाई नाइट्रोजन कंबाइन होता है डाई हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट एंड टेम्परेचर 700 केल्विन। तो एक किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाली रिएक्शन ये आप यूरिया के अंदर अंडरस्टैंड करके आते हो, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 का मीनिंग क्या हो गया, कैल्शियम कार्बाइड। रिएक्ट किसके साथ करता है, डाई नाइट्रोजन गैस। और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का मीनिंग कितना ले रहा है, 1300 केल्विन टेम्परेचर। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ से कार्बन को रिलीज कर देगा। ये वाली रिएक्शन है वो यूरिया के अंदर भी आपने अंडरस्टैंड कर रखी है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये हैबर वाली प्रोसेस, इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे अपन, अभी यूरिया पढ़ेंगे उसमें। और ये वाली प्रोसेस की यहाँ पर डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का। और मेटल के साथ तो ऑलवेज जब भी आएगा किसका फॉर्मेशन करेगा, नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला कौन सा आपके पास, अमोनिया। अभी इसी की बात कर रही थी अपन अमोनिया। तो अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला पहली बात तो क्या होता है, NH3 होता है। ये लीजिए अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड कैसे कर सकते हो, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2, इसी को क्या बोलते हो आप, यूरिया बोलते हो। इस यूरिया का क्या करवाना आपको, हाइड्रोलाइसिस।
मीनिंग रिएक्शन आपने किसके साथ प्रोसीड कर दी है, H2O के साथ। तो यहां से देखिए जो H2 है इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। मीनिंग इस वाले यूरिया को जब भी आप हाइड्रोलाइज करवाओगे तो ये जब भी यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम कार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम कार्बोनेट में। अब देखो आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, 2। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ गए, 4। तो 2 हाइड्रोजन इस साइड अटैच कर देना, 2 हाइड्रोजन इस साइड अटैच कर देना। तो टोटल क्या हो जाएगा, इधर भी NH4 प्लस, इधर भी क्या हो जाएगा NH4 प्लस। तो अमोनियम बन गया, साथ में CO पहले से और 2 ऑक्सीजन यहां से आ जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CO3-2। जब भी अमोनिया, जब भी आप यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे ऑलवेज फॉर्मेशन किसका होगा, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अब अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होने के बाद में आपको इसको क्या करवा देना, डीकंपोज करवा देना है। क्या करवाना है इसका, डीकंपोजिशन। आपको फॉर्मेशन किसका करना है, अमोनिया का। तो यहाँ पर अमोनियम कितने है, 2। अमोनियम आयन कितने है, 2। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल का भी कितना फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ से जैसे 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है आपके पास, 8 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 6। लेकिन कितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, H2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाली रिएक्शन के अंदर जो बाय प्रोडक्ट है वो किस टाइप का फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, यहाँ पर ये वाले प्रोडक्ट का जनरली फॉर्मेशन नहीं होता। फॉर्मेशन किसका होगा, ये वाली रोंग है। यहाँ पर देखिए पहली बात तो क्या हो गया, जब भी आपने यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करवाया तो कीप इट इन माइंड अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल वर्ड में अंडरस्टैंड कर लीजिए। कार्बोनेट का मीनिंग तो हो गया CO3-2 और अमोनियम का मीनिंग क्या होगा, NH4+1। तो ये 2 तो इधर आ जाएगा, मीनिंग NH4 ट्वाइस बन गया और 1 इधर जाएगा तो CO3 1 रह जाएगा। मीनिंग क्या बन गया, NH4 ट्वाइस और CO3, इसी को क्या बोलते हो आप, अमोनियम कार्बोनेट बोलते हो। अब अमोनियम कार्बोनेट का आपको क्या करवाना है, डीकंपोजिशन करवाना। तो जब भी अमोनियम कार्बोनेट का आप डीकंपोजिशन प्रोसीड करोगे तो यहां से आपके पास 2 मोल तो किसके आगे, अमोनिया के, और साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन जाएगा, H2CO3। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है H2CO3। वापस फर्दर किसमें ब्रेक डाउन कर सकते हो, H2O प्लस CO2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको, अमोनिया का प्रिपरेशन तो होगा लेकिन अमोनिया के साथ साथ बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। मीनिंग H2CO3 का फॉर्मेशन होता है। H2CO3 इसको आप फर्दर डीकंपोज कर सकते हो वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि ये वाला जो H2CO3 है ना, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, वाटर मॉलिक्यूल और CO2 से होता है। मीनिंग जब भी H2O वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करता है ना CO2 के साथ, ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होता है, H2CO3 मीनिंग कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये है कि जब भी अमोनिया के फॉर्मेशन का मेथड आपसे पूछा जाएगा, ऑलवेज कौन सा पूछा जाएगा, हेबर प्रोसेस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला मेथड, हेबर प्रोसेस को आपको इजीली लर्न करना है। और अभी अपन प्रीवियस स्लाइड के अंदर डील करके आए केमिकल रिएक्शंस या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में। ये देखिए डाई नाइट्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन था, डाई हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन हो रहा था अमोनिया का। लार्ज स्केल पर आपको जब भी अमोनिया का फॉर्मेशन करना हो आप हेबर प्रोसेस का यूज करते हो। कैटालिस्ट यहाँ पर आयरन था और टेम्परेचर कितना था, 700 केल्विन टेम्परेचर था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है अमोनिया के फॉर्मेशन का, जिसको आप बोलते हो हेबर प्रोसेस। ये वाला मेथड है, जरूर लर्न कर लेना। डायरेक्ट आपके एग्जाम में डिटो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाएंगे। तो देखिए इसको आप किस टाइप से डिफाइन करोगे हेबर प्रोसेस को। डाई नाइट्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन हो रही है, डाई हाइड्रोजन गैस के साथ। कंडीशंस इंपोर्टेंट है, टेम्परेचर हो गया 700 केल्विन, प्रेशर हो गया 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैटालिस्ट कौन सा हो गया, आयरन कैटालिस्ट हो गया, और स्मॉल अमाउंट के अंदर एल्यूमिना और पोटेशियम ऑक्साइड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये वाली रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। और जब भी डेल्टा एच नेगेटिव आता है इसका मीनिंग रिएक्शन का टाइप कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। रिएक्शन का टाइप कौन सा है, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक वर्ड आते हैं आपके माइंड में क्लियर हो गया कि जब भी आपको अमोनिया है इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो ली कैटेलियर जो प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल,
ली कैटेलियर प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलना पड़ेगा कि टेम्परेचर को आपको इंक्रीज नहीं करना है, रिएक्शन में आपको टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है। जब भी आपको अमोनिया का प्रोडक्शन हाईएस्ट करना है, लार्ज स्केल पर करना, तो आप टेम्परेचर को तो क्या रखोगे, लो रखोगे, और प्रेशर को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। क्यों टेम्परेचर को यहाँ पर आप लो क्यों रख रहे हो, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एनर्जी विल बी रिलीज, मीनिंग पहले से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो फिर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है। तो यहां से देखिए मैं आपको इसकी लैंग्वेज बनाकर बताता हूं। ये वाली अबर प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। डाइनाइट्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन गैस N2 + 3H2 कन्वर्ट किसमें होगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया। कंडीशन इंपोर्टेंट है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 700 केल्विन टेम्परेचर है, आयरन कैटालिस्ट है, और स्मॉल अमाउंट में एल्यूमिना मीनिंग Al2O3 और पोटेशियम ऑक्साइड मीनिंग K2O भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और रिएक्शन का नेचर कैसा है, एक्सोथर्मिक है, मीनिंग यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो किस टाइप से आप इसकी लैंग्वेज बनाओगे, तो लैंग्वेज सुन सकते हो आप एक बार इजीली। ली कैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर प्रिंसिपल हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन करना तो आपको क्या चाहिए, हाई प्रेशर है, उसकी रिक्वायरमेंट है, ये फेवर करेगा। अब इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि हेबर प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या है। तो ऑप्टिमम कंडीशन देखिए 700 केल्विन तो क्या हो गया, टेम्परेचर, 700 केल्विन तो क्या हो गया, टेम्परेचर, एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द यूज ऑफ ए कैटालिस्ट ऑफ आयरन सॉलिड, मीनिंग आयरन सॉलिड है, ये कौन सी फॉर्म में आ गया, कैटालिस्ट फॉर्म में आ गया, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एंड K2, और इनका क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और जब भी ये इतनी कंडीशन एक साथ आएगी ना, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका इक्विलिब्रियम है उसके अटेनमेंट को क्या कर लेगा, इजीली क्या कर लेगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है इक्विलिब्रियम को अटेन करने की, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये ऑप्टिमम कंडीशन आपको आनी चाहिए कि अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए ये वाली ऑप्टिमम कंडीशन होती है। नेक्स्ट देखिए फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो अमोनिया उसकी किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। तो आइए अमोनिया से अगर अपन डील करते हैं, तो अमोनिया देखो एक फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का, जो 11 क्लास में आप पढ़ के रखते हो, N = V + M + -C / 2। इससे आप N को फाइंड आउट कर सकते हो, और जब भी आपको N फाइंड आउट हो जाता है ना, तो फिर आप उसको इसके हाइब्रिडाइजेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V का मीनिंग क्या है, V का मीनिंग होता है यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो अमोनिया की बात चल रही है, अमोनिया का मीनिंग क्या है, NH3। सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 5। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आ गई, 5। V का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। नेक्स्ट वाला है M का मीनिंग होता है नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम। मीनिंग कितनी यूनिवेलेंट स्पीसीज है, मीनिंग कितनी सिंगल बॉन्ड वाली स्पीसीज है जो सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। ये तो सेंट्रल एटम हो गया। यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी है, 3। 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, मीनिंग यूनिवेलेंट स्पीसीज है। तो M का मीनिंग कितना आ गया, 3 आ गया, प्लस C का मीनिंग होता है चार्ज। तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज है नहीं, तो यहाँ पर कितना मेंशन कर दोगे, 0, और डिवाइड किसे कर दिया आपने, 2 से। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 8/2, मीनिंग कितना आ जाएगा, 4। और 4 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 1 तो S ऑर्बिटल और 3 कौन से आगे, P ऑर्बिटल। अमोनिया जो मॉलिक्यूल है इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3 है। अमोनिया के अंदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3। तो देखिए इतने सवालों के जवाब दे सकते हो। पहली बात तो अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3। और ज्योमेट्री है ना वो फिक्स होती है, हाइब्रिडाइजेशन के साथ फिक्स रहती है। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो ज्योमेट्री कैसी होनी है, टेट्राहेड्रल। कीप इट इन माइंड, हाइब्रिडाइजेशन के साथ किसका लिंक रहता है, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री फिक्स होती है। जब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तब तब ज्योमेट्री कौन सी आएगी, टेट्राहाइड्रल आएगी। नेक्स्ट वाली बात करते हैं अपन बॉन्ड पेयर। तो आपको इजीली पता है कि ये देखिए नाइट्रोजन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस टाइप की होती है। रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ये लीजिए, इसको बोलते हो आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5।
5 में से 3 तो किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर तो देखो पहला वाला हाइड्रोजन, सेकंड वाला हाइड्रोजन, यहां पर कौन सा आ गया, थर्ड वाला हाइड्रोजन। 3 तो क्या कर लिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, 3 बॉन्ड पेयर है, लेकिन लोन पेयर का नंबर कितना आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेंगे हाइड्रोजन के साथ, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेंगे, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर। मीनिंग यहाँ पर एक क्या शो करना आपको, लोन पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन, सेकंड वाला हाइड्रोजन, और ये थर्ड वाला हाइड्रोजन। तो ज्योमेट्री तो कैसी होती है इसकी, टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन शेप है ना वो टेट्राहेड्रल नहीं होती। इस वाली टाइप की शेप को जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 तो बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो वहां पर शेप किस टाइप की बनती है, पिरामिडल टाइप की बनती है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो अमोनिया की शेप है पायरामिडल बोल दीजिए, अदरवाइज पिरामिडल टाइप की होती है। बॉन्ड पेयर नहीं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर का नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। लोन पेयर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होती है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर कितना लोन पेयर बनाती है, 1। मीन 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर किनका फॉर्मेशन करती है, 1 लोन पेयर का। तो यहाँ पर लोन पेयर का नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। शेप कैसी हो जाएगी, पायरामिडल हो जाएगी। जब भी लोन पेयर एब्सेंट होता है ना, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। और जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उस वाली कंडीशन में फिर ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है। बॉन्ड एंगल की आप बात करते हो तो जनरली जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है ना, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। कीप इट इन माइंड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। लेकिन एज वेल एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज, क्योंकि लोन पेयर का रिलेशन बॉन्ड एंगल के साथ कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर देखिए, और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी 1 लोन पेयर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल वो 2 डिग्री से डिक्रीज हो जाता है। रिपीट कर रहा हूं वापिस से, जब भी 1 लोन पेयर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल के अंदर जो डिक्रीजमेंट आता है वो कितनी डिग्री से डिक्रीज होता है, तो यहां पर ध्यान रखना 2 डिग्री से डिक्रीज होता है। अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर इंक्रीज हो गए तो कितनी डिग्री से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, 4 डिग्री से। तो यहां पर देखिए कितना लोन पेयर है, 1, और 1 लोन पेयर के कारण यहां पर कितने से डिक्रीज होगा, 2 डिग्री से। मीनिंग होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 107 डिग्री हो जाएगा। इसका रीजन क्या जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। जो नाइट्रोजन एटम है अमोनिया में, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये रीजन होता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर कितना होता है, 107 डिग्री होता है। और हमेशा ध्यान रख लेना आप, कीप इट इन माइंड, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, number of lone pair, meaning as well as the number of lone pair increases then bond angle will be decreases। और 1 lone pair के कारण कितना डिग्री से डिक्रीज होता है, 2 डिग्री से। 109 डिग्री से देखो 1 lone pair इंक्रीज हुआ अमोनिया के अंदर, कितना हो गया, 2 डिग्री से डिक्रीज कर दिया, मीनिंग 107 डिग्री हो गया। रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। नेक्स्ट वाले कुछ रिएक्शन अमोनिया की उससे डील करती है अपन। पहली रिएक्शन देखिए, बेसिक नेचर। अब आपको मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ नाइट्रोजन के पास क्या 1 लोन पेयर है, और 1 लोन पेयर है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अमोनिया बिहेव जस्ट लाइक ए लेविस बेस। और बेस को ये की काम आता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए प्रोटॉन। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो मैंने मेंशन कर रखा है, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से NOH। तो ये अमोनिया आएगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन किया, और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की साइड। पहले NH3 न्यूट्रल हुआ करता था, लेकिन H+ के फॉर्म में इसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो गया, NH4+ अमोनियम। और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में, और OH किस फॉर्म में रहता है, माइनस की फॉर्म में। सेकेंड वाली रिएक्शन देखिए, वापिस से कौन आ गया, अमोनिया। अमोनिया किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज ए बेस। अगर ये बेस है तो यहाँ पर HCl किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए एसिड। और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोल्ट का फॉर्मेशन। वापिस से देखिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH3 आया,
यहाँ से प्रोटॉन को गेन करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन पर। अब की बार फॉर्मेशन किसका हो गया, अमोनियम क्लोराइड का, NH4+ और Cl-। तो ये तो होगी आपके पहली वाली बेसिक नेचर। सेकेंड वाली दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको मोस्ट लगा लेना दोनों रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, मीनिंग प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और दोनों में इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आयरन क्लोराइड आता है तो वहां पर किस टाइप से प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर जिंक सल्फेट आता है तो वहां पर किस टाइप से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी। सबसे पहले देखिए आयरन ट्राइक्लोराइड FeCl3 और रिएक्शन किसके साथ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन की, अमोनिया तो गैसियस फॉर्म में और H2O किस फॉर्म में, आपके लिक्विड फॉर्म में। तो जब भी इनका जो प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक्वस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। कौन सी स्टेट है ये वाली, एक्वस स्टेट में। तो पहली वाली रिएक्शन है जिसमें आयरन ट्राइक्लोराइड मीनिंग FeCl3 है, वो रिएक्शन कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कौन सी स्टेट, फिजिकल स्टेट में, एक्वस में। अब आपको इजीली पता है कि मैंने बताया था कि जब भी आप इनऑर्गेनिक रिएक्शन को सोल्व करते हो तो आपको प्लस माइनस वाला सिस्टम से रिएक्शन को प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर अमोनियम पर तो कौन सा होता है, प्लस हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड पर कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आयरन की बात करूं तो आयरन पर तो कौन सा होगा, प्लस होगा, +3 आ जाएगा यहाँ से, और क्लोराइड पर कौन सा होगा, -1 होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ से जो ये वाला आपको पहले बात हो बाय प्रोडक्ट का पता चल जाएगा इजीली। अमोनियम प्लस है तो किसके साथ जाएगा, क्लोराइड के साथ जाएगा, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का। तो देखिए बाय प्रोडक्ट मैंने किसका फॉर्मेशन कर दिया, अमोनियम क्लोराइड का। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए और उसको एक्वस मीडियम का मिल जाए, मीनिंग एक्वस मीडियम का मीनिंग क्या हो गया, एक्चुअल में H2O भी प्रेजेंट है, तो आयरन क्या करता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और ऑक्साइड कौन सा बनाता है, Fe2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए इस वाली रिएक्शन में यही हो रहा है, आयरन है, आयरन को एक्वस मीडियम मिल गया, एक्वस मीडियम का मीनिंग क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्साइड कौन सा बनेगा, Fe2O3, साथ में एक्वस मीडियम है, .X मीनिंग यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आकर यहाँ से क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉलिड मीनिंग एक टाइप की क्या बन जाएगी, PPT बन जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये वाली जो PPT है ना, कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर की आयरन ऑक्साइड की क्या बन जाएगी, PPT का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को आप बोलते हो रस्ट भी बोल सकते हो, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसका फॉर्मूला भी यही होता है, Fe2O3.X2O होता है। रिएक्शन एक बार वापिस से अंडरस्टैंड कर लीजिए, आयरन ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले तो बाई प्रोडक्ट NH4+ और Cl, किसका फॉर्मेशन हो गया, अमोनियम क्लोराइड का। फिर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि एक्वस मीडियम और आयरन है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आयरन के ऑक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड बोलते हो आप इसको। फॉर्मेशन किसका कर दिया, Fe2O3 और .X क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर अटैच हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, PPT, प्रेसिपिटेशन हो गया। और इस वाली प्रेसिपिटेशन का कलर किस टाइप का होता है, ब्राउन कलर का होता है। सेकेंड वाली रिएक्शन देखिए, जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में रिएक्शन कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पहले तो बाई प्रोडक्ट देख लीजिए, अमोनियम पर प्लस आएगा, ये लीजिए अमोनियम पर प्लस आ गया और OH पर माइनस आ गया। इधर से जिंक पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, और सल्फेट पर कौन सा आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ से देखिए पहली बात तो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अमोनियम प्लस वाला, इसके माइनस के साथ सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। ये लीजिए अमोनियम में सल्फेट, अमोनियम के मोल कितने आ जाएंगे, 2, क्योंकि अमोनियम पर +1 होता है, सल्फेट पर क्या होता है, -2 होता है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, अमोनियम सल्फेट का। अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जिंक है ना, जब भी जिंक सल्फेट रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कीप इन माइंड, जिंक के तो हाइड्रोक्साइड की PPT बनेगी, और जब भी आयरन रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आयरन के ऑक्साइड की PPT बनती है। डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हो इसको कि किस टाइप से आपको जो PPT है उसका फॉर्मूला मेंशन करना है। तो कीप इट इन माइंड, आयरन जब भी रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड मीनिंग फेरिक ऑक्साइड की PPT बनेगी, Fe2O3 की PPT बन गई। और जब भी जिंक रिएक्शन करेगा, मीनिंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जिंक जब भी रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जिंक के हाइड्रोक्साइड की PPT बनेगी। हाइड्रोक्साइड का मीनिंग जिंक OH के साथ कंबाइन होगा। और पहले से जानते हो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो 12th ग्रुप एलिमेंट है वो एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2। और जो हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड का मीनिंग क्या था, OH-, तो यहाँ पर कितने OH- से रिएक्ट करेगा, जिंक 2 से, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ZnOH2 बन जाएगा। सॉलिड स्टेट में आ गया, मीनिंग PPT बन गई। और ये वाली PPT कौन से कलर की होती है, व्हाइट PPT होती है।
तो यहां से इंपोर्टेंट आपको दो रिएक्शन अंडरस्टैंड करनी थी कि जब भी आयरन अगर रिएक्शन करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आयरन के ऑक्साइड की पीपीटी बनती है, मीनिंग Fe2O3 डॉट एक्सएस2 और कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर का होता है। जब भी जिंक सल्फेट रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से तो जिंक के हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बनेगी, मीनिंग ZnOH2, और कौन से कलर की बनेगी, व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी। तो ये दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला देखिए, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन, मीनिंग आप अमोनिया की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हो मेटल आयन को। ये वाला प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर ही पूछा गया है, मीनिंग जो आपका आरबीएससी बोर्ड एग्जाम है, आरबीएससी 2020 के अंदर ये वाली रिएक्शन आई थी। किस टाइप से आप जो मेटल आयन है उनका क्या कर सकते हो, डिटेक्शन कर सकते हो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन में भी कौन से मेटल आयन का आप डिटेक्शन कर सकते हो, या तो सिल्वर +1 अदरवाइज कॉपर +2। कॉपर +2 और सिल्वर +1 है, इन आयन का, मेटल आयन का आप डिटेक्शन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। अब रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी 2020 के अंदर भी पूछा गया है ये वाला डायरेक्ट डिटो क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए क्या होगा, पहले अपन बात करते हैं कॉपर +2 की। तो आपको याद हो तो मैंने जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था आपको, तो वहां पर बोला था कि जब भी कॉपर +2 में आता है ना तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4 होती है। कीप इट इन माइंड, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 4 होता है। सेम टाइप से मैंने ये भी बोला था कि जब भी आपके पास सिल्वर +1 में हो या गोल्ड +1 में हो तो इन वाली कंडीशन में इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो कितना होता है, 2 होता है। बस यही से हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कॉपर +2 के अंदर आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर सिल्वर +1 और गोल्ड +1 में आ रहा है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको पहले से पता है कि जो अमोनिया होता है ना वो क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है। तो क्या कर सकता है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है, डी ब्लॉक के जो भी मेटल है उनके वैकेंट डी ऑर्बिटल में लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है मेटल के साथ, मीनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां पर देखिए, अगर आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में है, तो जब भी कॉपर +2 में होता है तो इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब इसको लिगेंड मिल गया, लिगेंड कौन सा है, अमोनिया, और अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज एग्जिबिट नहीं कर रहा। लेकिन अमोनिया कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड। और अभी मैंने बोला कि कॉपर +2 में आता है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, मीनिंग कितने मॉलिक्यूल अमोनिया से रिएक्ट करेगा, 4 मोल से रिएक्ट करेगा। और किसका फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये देखिए Cu NH3 कितना आ गया, 4 आ गया। और न्यूट्रल लिगेंड है तो मीनिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज एग्जिबिट करेगा, जितना मेटल पर है। मेटल पर कितना था, +2, तो यहाँ पर भी चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा। कैसे चेंजेस हो जाएगा, जो कॉपर +2 पहले ब्लू कलर का हुआ करता था ना, जैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा कौन से कलर का हो जाएगा, डीप ब्लू कलर का हो जाएगा। जब भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो कौन से कलर का हो जाएगा, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप इस टाइप से इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, डिटेक्शन कर सकते हो कॉपर +2 का। सेम बात किसके लिए, सिल्वर क्लोराइड के लिए। यहां से आप देखोगे इस वाले सिल्वर क्लोराइड में Ag कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और मैंने अभी बोला कि जब भी सिल्वर +1 में आए या गोल्ड +1 में आए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। ये कितने अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, 2 के साथ। अमोनिया के पास वापिस से प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है, क्या करेगा, इनका डोनेशन कर देगा। काम पर करेगा डोनेशन, वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां पर देखिए अब की बार कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन Ag NH3 का क्या आ गया, ट्वाइस। न्यूट्रल लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आएगा, +1। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आयोनाइजेशन स्पेयर के फॉर्म में कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। Cl पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो AgCl पहले हुआ करता था ये आपके पास कौन से पीपीटी होती थी, व्हाइट पीपीटी होती थी। लेकिन जैसे इसका अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर मान लीजिए व्हाइट कलर से कलरलेस में जा रहा है तो वहां पर सिल्वर प्रेजेंट है, ये कंफर्म हो गया। अमोनिया की रिएक्शन करवाओगे। और जब भी आपके पास कॉपर +2 होगा तो अगर मान लीजिए वो ब्लू कलर से अमोनिया जब आप मिक्स कर रहे हो उसके अंदर, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, डीप ब्लू कलर में। तो मीनिंग वहां पर डिटेक्शन किसका हो जाएगा, कॉपर +2 का। तो कीप इट इन माइंड, अमोनिया इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ सिल्वर +1 एंड कॉपर +2 आयंस, मेटल आयंस। मीनिंग इन मेटल आयंस का क्या करता है, डिटेक्शन करता है। दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। दोनों रिएक्शन आनी चाहिए। कौन सा कलर में ब्लू है वो डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर +2, तो
सिल्वर +1 जो व्हाइट पीपीटी हुआ करता था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाली रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 11th क्लास में पढ़कर आते हैं वैसे, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर देखिए NCl3 है वो, उसका तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, लेकिन NF3 है इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है, हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, रिक्वायरमेंट होती है आपको वैकेंट ऑर्बिटल की। कीप इट इन माइंड, जब भी आपको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन प्रोसीड करनी है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। यहां पर देखिए नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड से है, फ्लोरीन भी कौन से पीरियड से, सेकंड पीरियड से, मीनिंग इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इनका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पहली कंडीशन ही क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन ही क्या होती है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। अब वो वेकेंट ऑर्बिटल वो p हो सकता है, वेकेंट p ऑर्बिटल हो सकता है, वेकेंट d ऑर्बिटल हो सकता है, लेकिन पहली कंडीशन यही होती है कि जब भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन प्रोसीड होती है ना, तो पहली कंडीशन ये होती है कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल वो प्रेजेंट होना चाहिए। NF3 में दोनों जो एलिमेंट है सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों के पास ही वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। लेकिन आप बात करते हो किसकी, NCl3 की, तो NCl3 में देखिए नाइट्रोजन के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन क्लोरीन है ना वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड में कौन सी ऑर्बिटल होती है, वेकेंट d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजिली हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और इसके जस्ट पहले मैंने बताया था कि जो क्लोरीन की हायर एफिनिटी होती है टुवार्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको दिखना चाहिए, बस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर NCl बना देता है। कितने क्लोरीन है, 3 NCl3 में कितने क्लोरीन है, 3, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, 3 की, तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 मोल ऑफ NaCl। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट किस टाइप से फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर आपके पास देखिए NCl3 और NCl3 के साथ क्या है आपके पास H2O के साथ रिएक्शन करवा रही हो। H2O में क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है। रिपीट कर देता हूं मैं, H2O का मीनिंग ही क्या होता है, H+ होता है और OH-। NCl3 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर, मीनिंग इसकी भी 3 होती है, इसकी भी 3 होती है, लेकिन जब भी इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ जाए तो उस वाली कंडीशन में आप ये बोलते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की ग्रेटर होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। कोई भी एलिमेंट जिसका साइज जितना स्मॉल होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हायर होती है। तो यहाँ पर आपको ये इजीली पता चल जाएगा कि NCl3 है ना, इसमें नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लाइज कर सकता है, -3 में। तो यहां से देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर माइनस आ गया, हाइड्रोजन पर प्लस आ गया, तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या था, क्लोरीन पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और OH वाला कौन सा है, माइनस वाला, 3 ही क्लोरीन है 3 ही OH, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 मोल ऑफ NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट वाला टॉपिक है इस वाले 15 ग्रुप एलिमेंट का, फिर 15 ग्रुप एलिमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाला टॉपिक है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, ये वाला क्या है, नाइट्रिक एसिड है। नहीं, अब की बार आपको किसका फॉर्मेशन करना है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, NCNO3 होता है। तो ये वाला नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होकर क्या है, नाइट्रिक एसिड है। लास्ट वाला टॉपिक है, फटाफट से इसको कंप्लीट करते। नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, इसी को क्या बोलते हो, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। पहला देखिए प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड में कौन सा, लैब मेथड। तो लैब मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा दीजिए, सोडियम नाइट्रेट, जिसको आपने क्या बोला था, इसको आपने क्या बोला था, चिली साल्ट पीटर, और जो KNO3 मीनिंग पोटेशियम नाइट्राइट, इसको क्या बोला था, इंडियन साल्ट पीटर। सीधा सा ध्यान रखना है कि आपको सोडियम नाइट्रेट अदरवाइज पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन करवा देनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब सल्फ्यूरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। H2SO4 एसिड तो होता है, लेकिन ये एसिड है वो जनरली इस फॉर्म के अंदर डिकम्पोज होता है, मीनिंग इसका आयोनाइजेशन इस फॉर्म में होता है H+, क्या रिमेनिंग रह जाएगा, HSO4 नेगेटिव रिमेनिंग रह जाएगा। जब भी आपको H2SO4 को आयोनाइज करना तो ऑलवेज H2SO4 है, इसी फॉर्म में क्या होता है, आयोनाइज होता है। H+ एसिड कब होगा, जब H+ का डोनेशन करेगा, तो H+ हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा, HSO4-, बस रिएक्शन हो गई। सो यहां से देखिए लैब मेथड के अंदर सोडियम नाइट्राइट है, तो सोडियम पर क्या होता है, +1 होता है, नाइट्रेट पर क्या होता है, -1। पोटेशियम नाइट्राइट में पोटेशियम पर +1 है, नाइट्रेट पर क्या होगा, -1 होगा। और H2SO4 का अभी मैंने बता दिया, H+ बनेगा, HSO4- बनेगा। तो यहां से ये प्लस वाला तो किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से Na,
और यहाँ से NH4 किसका फॉर्मेशन हो गया NaNH4। सेम टाइप से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा KNCSO4। यहाँ पर देखिए NO3 किसके साथ जाएगा नेगेटिव है तो इसके प्लस के साथ, और इसका प्लस कौन है H प्लस है, तो क्या बन जाएगा H प्लस और NO3 माइनस कंबाइन होकर क्या बना लिया NHNO3। इसी को तो क्या बोलते हो नाइट्रिक एसिड। सेम थिंग यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा NHNO3 बन जाएगा। मीनिंग नाइट्रिक एसिड का जो प्रिपरेशन अगर लैब में आपको करना तो आपको क्या करवाना, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट अदरवाइज पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। और ये वाला आपको ध्यान रखना है कि जब भी H2SO4 को आप आयोनाइज करोगे ना तो इसी फॉर्म में आयोनाइज होगा, मीनिंग H प्लस और NH4 माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, देखो एक प्रोसेस है, एक मेथड जरूर पूछता है, या तो आपसे हैबर प्रोसेस पूछेगा अदरवाइज ओस्टवाल। एक अभी अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले के अंदर 16 ग्रुप में कौन से आएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और एक 17 ग्रुप में होता है आपके डेकन प्रोसेस। इन 4 प्रोसेस में से एक प्रोसेस एवरी पेपर में 2 मार्क्स की आती है। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, कोई सी भी प्रोसेस आपको प्रोवाइड कर सकता है। हेबर प्रोसेस से अपन ने डील कर लिया था जिसमें अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहे थे। सेकेंड वाली जो मेथड है वो कौन सा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मेंशन किया है, ये आपको लर्न करना है। मीनिंग यहाँ पर ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या होता है, पहली बात तो इसका जो बेस क्या है, मीनिंग ये किसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज बेस्ड ऑन कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। मीनिंग जो भी आपके ओस्टवाल्ड प्रोसेस है इसका जो मेन प्रिंसिपल क्या है, ये बेस्ड किस पर है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, अमोनिया का होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया और किसके थ्रू होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के थ्रू, लेकिन किसके साथ प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइटिक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो टोटली बेस्ड ऑन द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कितने स्टेप में रिएक्शन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो 3 स्टेप प्रोसेस होती है। तो यहां पर इसको अपन स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। पहला स्टेप 3 स्टेप और 3 स्टेप में से अपन डील कर रही है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये देखिए अमोनिया NH3 हो गया, एटमॉस्फेरिक डाइऑक्सीजन क्या था O2 हो गया, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में। NO को कौन सा बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड में, और साथ में बाई प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का। ये कंडीशन इंपोर्टेंट है। जिस टाइप से आपने हेबर प्रोसेस के लिए बोला था 700 केल्विन की रिक्वायरमेंट थी, वहां पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, आयरन कैटालिस्ट था, और स्मॉल अमाउंट में एल्यूमिना और पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक उसी टाइप से ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी आपको कंडीशंस है, ऑप्टिमम कंडीशंस है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में पहली बात तो क्या करवाते हो आप, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मीनिंग NH3 की रिएक्शन O2 के साथ। कंडीशन इंपोर्टेंट है, कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, 500 केल्विन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, टेम्परेचर की कितनी रिक्वायरमेंट है, 500 केल्विन तो हो गया टेम्परेचर। कितना प्रेशर चाहिए आपको, रिक्वायर्ड है 9 बार। यहां पर आपको ध्यान रखना है 9 बार तो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, और 500 केल्विन टेम्परेचर। साथ में कैटालिस्ट कौन है, प्लेटिनम और रोडियम गेज कैटालिस्ट। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम और रोडियम जो गेज है इनका आप किसके फॉर्म में यूज करते हो, एज ए कैटालिस्ट। तो ये कंडीशन ही इंपोर्टेंट है, इसी के मार्क्स होते हैं एग्जाम के अंदर। जो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है तो 500 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, 9 बार प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, और साथ में कैटालिस्ट के फॉर्म में प्लेटिनम और रोडियम गेज का यूज किया जाता है। क्या सीन क्रिएट होगा यहां से, तो ये ध्यान रखना कि जो अमोनिया हुआ करता था वो ऑक्सीडाइज होकर, मीनिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रोजन से कौन कंबाइन कर जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये देखिए NO का फॉर्मेशन हो गया, मीनिंग NO को क्या बोलते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हो, और साथ में बाय प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। 4 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद द 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, 4 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ H2O। सबसे इंपोर्टेंट स्टेप यही होता है इस वाली रिएक्शन में, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। स्टेप नंबर 2, अब देखो स्टेप नंबर 2 कहां से स्टार्ट होगा, कॉमन सेंस की बात है। फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हुआ आपके पास, NO का फॉर्मेशन हुआ, तो स्टेप नंबर 2 यही से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए NO नाइट्रिक ऑक्साइड वापिस ही किसके साथ कंबाइन करेगा, O2। नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, डाइऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, तो यहाँ पर वापिस ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन।
पहले NO हुआ करता था, अब की बार क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। मीनिंग क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। मीनिंग फर्स्ट स्टेप के अंदर तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो फर्दर रिएक्ट कर रहा है डाइऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट किसमें हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। मीनिंग NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। NO2 भी किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। मीनिंग इसकी भी फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस होती है। स्टेप नंबर थर्ड कॉमन सेंस की बात है, कहां से स्टार्ट होगा, जहां पर स्टेप नंबर 2 फिनिश हुआ है। तो स्टेप नंबर 2 में किसका फॉर्मेशन हुआ था, NO2। तो देखिए स्टेप नंबर 3 में कौन आ गया, NO2। और ये NO2 है की बार जो गैसियस फॉर्म है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जो भी लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का। इसी का तो फॉर्मेशन करना था आपको ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। फॉर्मेशन हो गया नाइट्रिक एसिड जो एक्वस फॉर्म में होगा, साथ में फॉर्मेशन होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आपको इजीली पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, वो कहां पर यूज हो रहा था ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, स्टेप नंबर 2 में यूज हो रहा था। ये देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड कहां पर यूज हो रहा है, स्टेप नंबर 2 में। लेकिन यहाँ से जो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना, इसको वापिस से क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल करके वापिस से किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड का। तो ये ध्यान रखना है कि जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, जिसमें क्या करते हो, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक डाइऑक्सीजन। कंडीशन इंपोर्टेंट थी, वहां पर कंडीशन क्या थी, 500 केल्विन टेम्परेचर था, 9 बार प्रेशर था, प्लेटिनम और रोडियम गैस का क्या था, कैटालिस्ट था। तो ये होता है यहां पर आकर फिनिश आपके कौन सा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो पहली बात तो ये ध्यान रखने की ओस्टवाल्ड प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन करते हो, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो। और इस वाली रिएक्शन का बेनिफिट क्या है, यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको वापिस से क्या किया जाता है, रिसाइकिल करके वापिस से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो नोट लगाकर मैंने मेंशन किया है। नाइट्रिक एसिड जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो। मीनिंग इसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर सकते हो। और कंसंट्रेट इंक्रीज किससे कर सकते हो आप, बाय डिस्टिलेशन मेथड से। जो भी आपके पास नाइट्रिक एसिड आपको ऑब्टेन हुआ है, आप इसको फर्दर कंसंट्रेशन कर सकते हो। इसका अमाउंट आप इंक्रीज कर सकते हो, कंसंट्रेटेड कर सकते हो। और कंसंट्रेटेड करने का मेथड क्या है, बाय डिस्टिलेशन। तो जब भी आप बाय डिस्टिलेशन इसको कंसंट्रेट करते हो तो नाइट्रिक एसिड है वो कितना परसेंटेज आपको ऑब्टेन हो जाता है, 68% ऑब्टेन हो जाता है बाय मास। मीनिंग नाइट्रिक एसिड के मास का 68% आपको क्या हो जाता है, नाइट्रिक एसिड वो क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है, मीनिंग कंसंट्रेट हो जाता है। अब मान लीजिए आप इसको और फर्दर कंसंट्रेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। और डिहाइड्रेशन कौन करेगा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। मीनिंग जो भी आपके पास नाइट्रिक एसिड है उसके अंदर आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दीजिए। ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा। और जब भी डिहाइड्रेशन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये ध्यान रखना है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो 98% कंसंट्रेट हो जाता है बाय मास का। ये इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर। जो एक्वस नाइट्रिक एसिड है, अगर आपने वहां पर डिस्टिलेशन का मेथड यूज किया तो 68% कंसंट्रेट हो जाता है बाय मास का। और जब आप इसमें क्या मिक्स कर देते हो, मीनिंग इसका डिहाइड्रेशन कर देते हो विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो नाइट्रिक एसिड है वो 98% कंसंट्रेट हो जाता है बाय मास का। ये ध्यान रखना आपको। स्ट्रक्चर देखिए नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी, तो ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखी है। हाइड्रोजन कनेक्ट होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन कनेक्टेड है नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से, नाइट्रोजन कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से, और नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 वैलेंसी होते ही कौन सा हो गया, प्लस चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 1, मीनिंग कितना नेगेटिव आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड एंगल तो कितना होता है, 130 डिग्री होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये वाला जो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 102 डिग्री होता है। OH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 96 पिकोमीटर होती है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की जो ये वाली डिस्टेंस है कितनी होती है, 140.6 पिकोमीटर होती है। और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ दोनों क्या होती है, आइडेंटिकल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। और इनकी जो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 121 पिकोमीटर होती है। तो ये डेटा एक्सपेरिमेंटल है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है उसकी रिएक्शन है वो किस टाइप से कंप्लीट होती है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, इसका सिंपल सा आपको मेथड यूज करना बता देता हूं मैं
कि जब भी आपको इस टाइप से नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन प्रोवाइड करता है तो उसकी क्या लॉजिक रहेगा, क्या थीम बनेगी। पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कीजिए कि जो नाइट्रिक एसिड है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, जो कि 15 ग्रुप एलिमेंट के लिए क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन इससे और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो कॉमन सेंस की बात है कि +3 है तो +3 से किसमें जाएगा, ये डिक्रीज होगा, मीनिंग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नाइट्रोजन का क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मीनिंग यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में या ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तो मीनिंग इसका तो क्या होगा, रिडक्शन। लेकिन अगले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कीप इट इन माइंड, नाइट्रिक एसिड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीनिंग जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मीनिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो आप इसको। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा उतनी उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मीनिंग ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी उतनी मैक्सिमम होगी। और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है, जो हाईएस्ट होता है 15 ग्रुप एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नहीं खुद का तो रिडक्शन करेगा, लेकिन जो सामने वाली स्पीसीज है उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। अब आपको डायरेक्ट बता देता हूं किस टाइप से आपको लर्न करना है। जब भी कार्बन होगा, कार्बन की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो कार्बन को तो कन्वर्ट करेगा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को तो कन्वर्ट करता है उनके ऑक्साइड में, नहीं कार्बन है तो कार्बन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑक्साइड में। कार्बन का ऑक्साइड कौन सा बना देगा, CO2 का फॉर्मेशन कर देगा। इसी टाइप से मान लीजिए फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन है, P4, रिएक्शन कौन करेगा, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोरिक एसिड में, H3PO4 में। क्लियर है। इसी टाइप से S8 आ जाए, सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्शन कौन करेगा, नाइट्रिक एसिड, तो सल्फर का भी क्या बना देगा, एसिड बना देगा। सल्फर का एसिड कौन सा होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, और फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो कार्बन आता है तो उसका तो ऑक्साइड बना देना CO2, फॉस्फोरस आता है P4 को फॉर्म में तो उसको फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देना, सल्फर आता है तो उसको एसिड की फॉर्म में तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कर देना, आपको कन्वर्ट कर देना है। इसी टाइप से आयोडीन, आयोडीन अगर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इसका भी एक एसिड होता है आयोडिक एसिड HiO3, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, आयोडिक एसिड में। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, और आयोडीन को आयोडिक एसिड में। साथ में आपको ध्यान रखना है कि सबके अंदर बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 और H2O बन जाएगा, ये सबके अंदर कॉमन रहेगा। जो नाइट्रिक एसिड है ना वो खुद किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, NO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा, NO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये रिएक्शंस आपको कॉमन सेंस से ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए कोई मेटल है, जैसे मेटल की बात कर लिया मैंने, कॉपर हो गया और कौन सा हो गया, जिंक हो गया। तो यहां पर आपको पता है कि कॉपर और जिंक का जब भी इसके साथ रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड HNO3, यहां पर भी क्या आ जाएगा, HNO3। तो ये मेटल है तो मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगी, कॉमन सेंस की बात है +2 में, और ये भी किसमें आएगा, +2 में आएगा, जिंक +2। तो ये +2 तो यहाँ पर रिएक्शन में किसके साथ पार्टिसिपेट करेगी, माइनस के साथ, और माइनस कौन होगा, नाइट्रेट वाला। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, जिंक का नाइट्रेट बन जाएगा, मतलब ZnNO3 का क्या बन गया, ट्वाइस बन गया। कॉपर है तो कॉपर में भी क्या बन जाएगा, कॉपर का नाइट्रेट बना दोगे, CuNO3 का क्या बन जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा। साथ में जो मैंने अभी बताया था वो तो नॉर्मल है, H2O भी बनेगा, और H2O के साथ क्या बनेगा, NO2 बनेगा। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O के साथ क्या बन जाएगा, N2O बन जाएगा। ये कब की बात है, ये बात है तब की जब नाइट्रिक एसिड किस फॉर्म में आता है, कंसंट्रेट फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आ रहा है, कंसंट्रेट फॉर्म में। तो कंसंट्रेट फॉर्म में जब भी नाइट्रिक एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसको कन्वर्ट किस में कर देना है, मेटल के करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट में, कार्बन को उसके ऑक्साइड में, फॉस्फोरस, सल्फर और आयोडीन के उनके ऑक्सो एसिड में। फॉस्फोरिक एसिड में तो फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में, और आयोडीन आयोडिक एसिड में। बाई प्रोडक्ट में आपको हमेशा ध्यान रखना है NO2 और H2O बनेंगे। तो यहां पर लीजिए NO2 और H2O बन जाएंगे। अब आपके लिए रिएक्शंस बड़ी इजी हो जाएगी। ये वाली जितने भी रिएक्शंस मेंशन कर रखिए सबको आप इजीली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। साथ में इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, इसको आपको लर्न नहीं करना है। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इनका आपको रट्टा नहीं लगाना है। ये तो बस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेंशन कर रखी है, आपको बस रिएक्शन की मेन थीम आनी चाहिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपन रिएक्शन को।
सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला था, जब जब कंसंट्रेट की फॉर्म में आएगा तो H2O प्लस NO2 बनेगा। मेटल तो मेटल को मेटल के नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दो, कार्बन को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, फॉस्फोरस सल्फर और आयोडीन को उनके करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। कॉपर प्लस HNO3 कौन सा आ गया, कंसंट्रेट आ गया। तो देखो कॉपर का नाइट्रेट बना दो CuNO3 ट्वाइस, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा H2O प्लस NO2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड वाला जिंक, देखो जिंक ये वाला जिंक प्लस HNO3 कौन सा वाला है, कंसंट्रेट वाला। जिंक का तो क्या बना दो नाइट्रेट, तो ये लीजिए ZnNO3 ट्वाइस जिंक का नाइट्रेट। बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, H2O के साथ क्या बन जाएगा NO2 बन जाएगा। सेम टाइप से देखो आयोडीन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडिक एसिड। ये लीजिए HiO3। बाई प्रोडक्ट सेम बना दो, NO2 बना दो, प्लस क्या बना दो H2O बना दो। नेक्स्ट वाला देखिए कार्बन, कार्बन आ रहा है तो यहाँ पर कार्बन को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, मीनिंग किस में कन्वर्ट कर दिया, CO2 में कन्वर्ट कर दिया। और बाई प्रोडक्ट देखो H2O के साथ क्या लिख दो, NO2 लिख दो। सल्फर एसिड की फॉर्म में किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और बाई प्रोडक्ट फिक्स है NO2 के साथ क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिएक्शन की थीम का पता होना चाहिए। फिर देखिए फॉस्फोरस P4 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में कन्वर्ट हो गया। बाई प्रोडक्ट फिक्स है NO2 बना दो, और NO2 के साथ क्या बना दो, H2 बना दो। ये रिएक्शन तो हो गई सोल्व। लेकिन ये वाले दो रिएक्शन है ना, जिसमें किसका यूज कर रहा है, डाइल्यूट का यूज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यही रिएक्शन 2020 RBC बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। डाइल्यूट के साथ किस टाइप से रिएक्शन होगी, और आपके कंसंट्रेट के साथ किस टाइप से रिएक्शन होगी। ये RBC बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर आया था, दोनों रिएक्शन पूछी थी, जिसमें ये बोला था कि जब भी डाइल्यूट के साथ अगर कॉपर रिएक्शन करता है तो क्या हैपन होता है, और अगर जिंक डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हैपन होता है। क्योंकि कंसंट्रेट का तो सेम सीन है, नाइट्रेट बन जाएगा कॉपर और जिंक का, साथ में H2O प्लस NO2 बनेगा, ये फिक्स है। लेकिन डाइल्यूट वाले के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो डाइल्यूट में किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होगी, ध्यान रखना है अब आपको। पहला वाला देखिए यहाँ पर क्या मेंशन कर रखा, कॉपर के साथ क्या दे रखा है, HNO3। कौन सा वाला बोल दिया आपकी बात, डाइल्यूट, उसने राइट डाउन करके दिया कि डाइल्यूट वाला। तो आपको ये तो पता कि कॉपर तो करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, मीन CuNO3 ट्वाइस बन गया। साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इतनी देर तो अपन क्या कर रही थी, कंसंट्रेट आ रहा था तो वहां पर क्या बना रही थी, NO2। लेकिन डाइल्यूट के केस में NO2 नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। डाइल्यूट जब भी आ जाता है तो वहां पर सेम सीन रहेगा, मीनिंग नाइट्रेट बन जाएगा, मेटल का H2O बन जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बस यही लर्न करना है। अगर कॉपर के साथ डाइल्यूट है तो वहां पर जिस गैस का फॉर्मेशन होगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। कॉपर के केस में अगर डाइल्यूट HNO3 है तो वहां पर कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का। अगर मान लीजिए जिंक के साथ डाइल्यूट है तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, N2 का। बस सवाल यही था लास्ट ईयर RBSc 2020 बोर्ड एग्जाम में कि यहाँ पर N2 का फॉर्मेशन होगा, NO का फॉर्मेशन होगा या NO2 का होगा। सब में NO2 बनता है, बस दो ही केस ध्यान रखने। कॉपर के साथ डाइल्यूट आता है तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, NO का फॉर्मेशन हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है। और जब भी जिंक के साथ डाइल्यूट आएगा तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, N2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये होगी आपके केमिकल रिएक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। यहां पर आकर आज के इस वाले ग्रुप को फिनिश करते, ग्रुप नंबर 15 यहां पर आकर आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे अपन ग्रुप नंबर 16, मीनिंग ऑक्सीजन फैमिली से डील करेंगे। ये 15 ग्रुप है जिसको आप नाइट्रोजन एलिमेंट या नाइट्रोजन फैमिली बोलते हो, ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।